हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाई शायस मैं सेल्फ मिलसी। और इस वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है गाइस। क्लास 10th की हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है। कल वाले वीडियो में, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताने की बहुत सारी सी कोशिश करी थी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे आना शुरू हुई थी, और उसका एक सबसे बड़ा प्रोसेस जो इनिशियल स्टेज पे होता है, जो कॉन्सेप्ट था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, मैंने वो आपको कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से मैंने आपको बता दिया था। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज़, क्योंकि मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस था इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने का, अभी वो तो स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने घर में ही जो प्रोड्यूस है, जो भी ये लोग को प्रोड्यूस करना होता था, वो इन लोगों ने मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें इनकी जो फैमिलीज़ थी वो भी इंगेज रहती थी, ये खुद भी इंगेज रहते थे। और ये जो ये टोटल जो प्रोसेस है उसको ना मर्चेंट्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता था। और मैंने ये भी बताने की कोशिश करी थी कि टाउन्स में क्यों ये लोग नहीं कर सकते थे, बिकॉज टाउन्स में जो ये ट्रेडर्स वगैरह हुआ करते थे, जो पहले से ट्रेड करते हुए आ रहे हैं, जो ट्रेड गिल्ड्स हैं, जो क्राफ्ट पर्सनस हैं, उन्होंने टाउन के जो ये मार्केट थी उसको इनने मोनोपोलाइज करके रखा हुआ था कि अब कोई और यहाँ पे वर्क नहीं कर सकता है, बस हम ही यहाँ पे ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। उनको बेसिकली राइट मिला हुआ था। ठीक है, यहाँ से हम आगे बात करेंगे द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज़। जो अर्लीस्ट फैक्ट्री थी इंग्लैंड में वो 1730 से आना शुरू हुई। ठीक है, लेकिन बस लेट 18th सेंचुरी वाला जो टाइम पीरियड था, उसी टाइम पीरियड पे जो फैक्ट्रीज़ थी वो ज़्यादा बनना स्टार्ट हुई। यहाँ पे मैंने बताया ना कि जो ये अर्लीस्ट फैक्ट्रीज़ थी वो बनना स्टार्ट हुई थी, मतलब जब 1730 वाला जब जो ये टाइम पीरियड था जब वो आया, तो वहाँ से फैक्ट्रीज़ का बनना स्टार्ट हुआ था। लेकिन फैक्ट्रीज़, बहुत सारी सी फैक्ट्रीज़, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन कब स्टार्ट हुआ, फैक्ट्रीज़ डेवलप करना कब स्टार्ट हुई, बहुत सारी सी अलग अलग तरीके की जो फैक्ट्रीज़ बल्क में बनना कब स्टार्ट हुई, तो वो लेट 18th सेंचुरी के बाद में। जो पहला सिंबल था इस न्यू एरा का वो क्या था? कॉटन। रिचर्ड आर्कराइट ने, आप देखोगे, कॉटन मिल को क्रिएट करा था। अभी मैं उस पर भी आऊँगी। तो अगर मैं कॉटन की बात करूँ पहले, अगर मैं बस कॉटन की पहले बात करूँ, तो जो उसका कॉटन का प्रोडक्शन था वो लेट 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा हाई पीक पे चल रहा था। 1760 में एक सर्वे के मुताबिक 1760 में जो ब्रिटेन था वो 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन इम्पोर्ट करता था। ठीक है, अपने कॉटन इंडस्ट्री को चलाने के लिए। ये 1760 का डेटा है। और 1787 तक आते आते ये जो इम्पोर्ट था वो 2.5 मिलियन से 22 मिलियन पाउंड्स हो गया। इससे क्या हुआ, जो लिंक थे, जो जगह जगह जो कनेक्शंस बनते हैं ना, लाइक इस यहाँ से इम्पोर्ट करा, यहाँ पे इम्पोर्ट करा, यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करा, जो कुछ भी है, वो कनेक्शंस इनके बहुत ज़्यादा बेटर हुए। और ये जितने भी सारी चेंजेस हुए, जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि 2.5 मिलियन पाउंड से 22 मिलियन पाउंड तक हुआ, ये जो इंक्रीज़ हुआ इसमें बहुत सारे से नंबर ऑफ़ चेंजेस हुए। और यहाँ इनका जो बनाने का तरीका है वो भी यहाँ पे शिफ्ट हुआ, एंड जो ये प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे बूम हुई। 1760 से लेकर के 1787 के टाइम पीरियड के बीच में बहुत सारे से प्रोसेस हुए। हम इस प्रोसेस के बारे में यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, इस बीच में अगर मैं बात करूँ 18th सेंचुरी की, तो यहाँ पे बहुत अ सीरीज़ ऑफ इन्वेंशन, यू कैन से, एक अलग ही लेवल पे यहाँ पे इन्वेंशंस हुए थे, जिसकी वजह से जो ये प्रोसेस था, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि इंग्लैंड से वुल वगैरह ख़रीदना पड़ता था, वुल स्टैपलर से। फिर उसके बाद अलग बंदे के पास जाओ तो वो थ्रेड में उसको कन्वर्ट करेगा। फिर अलग बंदे के पास जाओ तो वो फुलर्स होगा और वो कपड़े वगैरह बनाएगा। फिर उसके बाद दूसरे इंसान के पास जाओ तो वो उस कपड़े को डाई करेगा, और उसकी जो फाइनल जो फिनिशिंग उसको दी जाएगी वो लंदन में दी जाएगी। तो अब ये जो वाला जो प्रोसेस है, इतनी ज़्यादा इन्वेंशन हो गए थे ये फैक्ट्रीज़ के आने के साथ साथ में, कि 18th सेंचुरी में ये जो प्रोसेस था अलग अलग सारा काम करने का, जैसे कि कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, ये जो जितने भी प्रोसेस थे वो सारे के सारे अलग अलग हुआ करते थे। वो उसमें अभी कमी आने लगी। अब ये सब चीज़ें ना जो थी, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग या फिर रोलिंग, वो सब एक जगह पे होने लगा। इसके वजह से जो ये वर्कर्स के आउटपुट थे वो भी बढ़े। अब एक वर्कर बहुत सारी जो कपड़े हैं या फिर बहुत सारे जो क्राफ्ट हैं वो प्रोड्यूस कर सकता था। और जो पहले के जो थ्रेड हुआ करते थे वो थोड़े से कमज़ोर टाइप के हुआ करते थे। ऑब्वियसली बात है, अगर आज मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ तो मुझे आज ही सब कुछ नहीं आ जाएगा। मैं अगर आज क्लास 10 की एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ और मैं यही एनसीईआरटी में 3 महीने बाद भी पढ़ूंगी, या फिर मैं लगातार पढ़ती रहूँगी, तो मुझे हर दिन एक नया डायमेंशन मिलेगा। आप ट्रस्ट मी, आप एक बार करके देखना। कोई एक बुक उठाना, और ऑब्वियसली बात है यूपीएससी में रिवीजन इज़ द की। ठीक है, तो रिवीजन आप जब करोगे तो आपको हर दिन, आप जितने बार भी रिवाइज़ करोगे ना उस बुक को या फिर किसी भी बुक को, आपको
हर टाइम हर दिन एक नया नया डायमेंशन मिलेगा कि यार ये तो मैंने पहली वाली वाले जब बार मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैंने इसको पढ़ा ही नहीं, ये वाला डायमेंशन तो मुझे मिला ही नहीं। ठीक है, तो डरना नहीं है उससे, कोई बात नहीं है, होता है, सब सभी के साथ होता है। अगर ये हार्ड मेरे लिए है तो वो सबके लिए हार्ड है, अगर वो हार्ड आपके लिए तो सबके लिए हार्ड है, डोंट वरी। और स्टार्टिंग में इतना पैनिक करने की ज़रूरत होती भी नहीं है। तो स्टार्टिंग में वही था कि इन लोग के पास भी उतना कुछ था नहीं, तो जो जितना कुछ भी था ये लोग उसी से अपना क्रिएशन था वो करते थे। जो थ्रेड वगैरह हुआ करता था वो इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खींच खींच दो तो उसको वो टूट जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, नहीं, ठीक ठाक क्वालिटी का था। लेकिन अभी जैसे जैसे जो इन्वेंशंस हो रहे थे उसके बाद में जो वो थ्रेड वगैरह आया, तो वो जो थ्रेड था ना वो बेटर क्वालिटी का हुआ करता था, वो स्ट्रांगर दैन बिफोर। जो पहले के जो थ्रेड और यार्न वगैरह थे फिर उससे ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। अब मैं बात करूँगी रिचर्ड आर्कराइट की, जिन्होंने कॉटन मिल को क्रिएट करा। इसके वजह से जो क्लोथ की जो प्रोडक्शन थी ऑल ओवर कंट्री साइड में बहुत ज़्यादा बूम कर गई, मतलब बहुत ज़्यादा पीक पे चल रही थी। ठीक है, जो ये क्लोथ की जो ये प्रोडक्शन थी वो पूरे गांव में फैल गई। और जो ये विलेज हाउस होल्ड है, एंड ऑब्वियस सी बात है, बस कॉटन मिल ही नहीं, बहुत सारी सी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, बहुत सारे से इन्वेंशन हुए थे। तो उसकी वजह से जो ये कंट्री साइड में जो लोग काम कर रहे थे इतने प्रॉब्लमेटिक तरीके से, अब उनकी जो लाइफ थी वो थोड़ी बहुत ईजी अच्छी खासी हो गई थी। अभी क्या था, जो न्यू मशीन जो हुआ करती थी, अगर कोई कपड़ा नए नए मशीन से बना है, ठीक है, अब ये कॉटन मिल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गाँव में जाके वो हो गई थी, गाँव में इंट्रोड्यूस हुई थी, नहीं, ये मैं बात कर रही हूँ टाउन्स की। जो टाउन में जो पहले के जो ट्रेडर्स रहा करते थे वहाँ पे कॉटन मिल वगैरह इंट्रोड्यूस हुई। ऑब्वियसली बात, इंट्रोड्यूस तो हर जगह हुई थी, बट कौन इसको अफोर्ड कर सकता है कौन नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो टाउन में इन लोगों ने अफोर्ड करना शुरू, अफोर्ड वो लोग कर सकते थे टाउन में, जो ये रिचेस्ट ट्रेडर्स वगैरह मर्चेंट्स वगैरह हुआ करते थे वो लोग। बट विलेज में जैसे ये बात फैली, ठीक है, तो इन लोगों ने भी लेना चाहा, बट ये जो मशीन्स हुआ करती थी वो बहुत ही कॉस्टली हुआ करती थी। और अगर आप मशीन मेड गुड्स खरीद रहे हो तो वो अलग ही लेवल पे उसकी कॉस्ट हुआ करती थी, जो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी मशीन से गुड्स बनाओगे तो उसके जो दाम है वो बढ़ाओगे, ठीक है, एंड फिर उसी पैसे से आप अपना जो मिल है आप उसको मेंटेन करोगे। उसके बाद आप देखोगे इस कॉटन मिल से जो ये सारा मैनेजमेंट था, जैसे मैंने अभी बताया ना कि कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, अलग अलग सारा सब कुछ हुआ करता था, अब वो एक छत के नीचे आ गया। बहुत सारे विलेजर्स ने भी इसको ख़रीदा, बट ऑब्वियसली बात है वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए इसमें, जस्ट बिकॉज सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट हाँ, थोड़े बहुत एडवांसमेंट तो विलेज लेवल पे भी हुए थे उस टाइम पे। ठीक है, उतना कुछ खास नहीं जितने टाउन्स में हो रखे थे, बट हाँ ऐसा भी नहीं था कि इनको कुछ पता ही नहीं था। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो ये सारा मैनेजमेंट था वो एक छत के नीचे आ गया। अब सब अलग अलग बंदों के पास इनको नहीं जाना पड़ता था, और इसकी वजह से जो ये प्रोडक्शन का प्रोसेस था ना उसके ऊपर इनको नज़र भी रखनी पड़ती थी। ये जो मर्चेंट्स वगैरह हैं, आप अगर मैं टाउन्स की बात करूँ तो जो ये टाउन्स में जो बड़े बड़े जो ये ट्रेडर्स वगैरह हुआ करते थे वो अपने वर्कर्स पे, जिन वर्कर्स को वो हायर करते थे उन पे ये नज़र रखते थे कि कहीं उल्टा पुल्टा काम ना कर दे। उसकी क्वालिटी को एसेस वगैरह करा करते थे, नॉट एसेस, उसकी क्वालिटी को देखा वेखा करते थे, वॉच ओवर द क्वालिटी। एंड जो रेगुलेशन थी लेबर पे उनने वो लगाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से देखो जो टाउन था वो तो बिल्डअप हुआ, कॉटन मिल वगैरह वगैरह इंट्रोड्यूस हो गया। जो कंट्री साइड थी, जो गांव थी, वहाँ पे उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, जस्ट बिकॉज वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जो टाउन्स थी वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, अब वहाँ की चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी तो होगी किसको, कंट्री साइड को। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि अब ये कॉटन मिल की वजह से जो हमारा सामान है वो कम बिकेगा। देखो, लेट 19th सेंचुरी में, नॉट लेट, अर्ली 19th सेंचुरी में जो फैक्ट्रीज थी वो इंग्लैंड का एक, आप कह सकते हो एक अभिन्न अंग बन गई थी, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो उसको। ठीक है, आप बोल सकते हो कि इंटीमेट पार्ट बन गई थी। तो वहाँ पे नए नए मिल्स वगैरह बन रहे थे, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो इन्वेंशंस हुए हैं वो सारा का सारा वहाँ पे टाउन्स वगैरह में आ रहा था, इंग्लैंड के टाउन्स में। और जो कंसंट्रेशन थे वो जितने भी लोगों, जब लोग घूमने जाते थे, जब लोग कहीं से आते थे टूर वूर करने, ऑब्वियस सी बात है, तो ये मैं भी आपको इमेज दिखाऊंगी लैंकाशायर की। तो उनका जो अटेंशन था, जो उनका जो कंसंट्रेटेड, जो उनका जो फोकस था, मैं कंसंट्रेटेड यहाँ पे बोलना सही नहीं रहेगा, उनका जो फोकस था, जो उनका अटेंशन था वो मिल्स पे ही जाता था ज़्यादातर। रुको मैं एक इमेज दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखो, ये उस टाइम की लैंकाशायर की इमेज है, देखो कैसे लाइट वाइट जल रही है। अब जितनी इस फैक्ट्री में लाइट जल रही है ना, वहाँ पे इंग्लैंड में हर घर में लाइट नहीं जलती थी। कोई विलेज से आएगा तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल रही है लाइट। हमारे विलेज में क्या है, तो लाइट तो है ही नहीं।
ठीक है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ थी, जो मिल्स थे, वो एक तरीके का सेंटर पॉइंट बन गया अट्रैक्शन का। जो लोग थे वो अपना अट्रैक्शन कहाँ पे कंसंट्रेट करा करते थे, नाउ अब भी मैंने सही बोला कि जो लोग थे वो अपना अटेंशन कहाँ पे कंसंट्रेट करा करते थे, मिल्स पे। कहीं पे भी घूमने जाओ, अरे वहाँ पे तो लाइट जल रही है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा सा कॉटन मिल है या फिर बहुत बड़ा सा कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ पर लोगों का अटेंशन जाता था। अभी जो कॉटन मिल में जब ये लोग जाते थे तो वहाँ पे वो लोग देख के और भी ज़्यादा वो लोग अट्रैक्ट होते थे कि अच्छा ये इससे ये चीज़ होता है, इससे ये चीज़ होता है, और हम लोग यहाँ पे हैं जो अलग अलग करके सारा प्रोसेस कर रहे हैं। बट ये जो कॉटन मिल के लोग हैं, जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं, और जो कॉटन मिल बना हुआ है उसके अंदर अंदर तो सारा सब कुछ एक ही छत के नीचे होता है। आई थिंक मैंने कॉटन मिल की जगह पे पहले इन्वेंशन बोला है क्या? नो, कॉटन मिल को क्रिएट करा गया था, ठीक है गाइस, और बाकी सारी चीज़ों को इन्वेंट करा गया था। बोलने में हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। अगेन तो मैंने वही वही बताया ना कि हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ पे ये लोग इतना बोल रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, चलो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या सच में ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था इतना रैपिड था? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब बस फैक्ट्रीज़ का ही ग्रोथ होना होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए एक अलग सा एक टॉपिक सुनते जाओ, ठीक है? द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या था इस वाले टॉपिक में? देखो, जो मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज थी ना ब्रिटेन में, ऑब्वियस सी बात है, एक पहले मेटल्स की थी, उसके बाद कॉटन की थी। एक मिनट, ठीक है। कॉटन और मेटल्स वाली जो इंडस्ट्री थी वो इंग्लैंड में मोस्ट डायनेमिक हुआ करती थी, और ऑफ कोर्स अच्छा खासा वो प्रोग्रेस भी कर रही थी। अगेन टेक्सटाइल जो था वो एक डायनामिक सेक्टर हुआ करता था। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अभी जैसे मैंने बताया हुए हैं, बट बहुत ज़्यादा स्लोली हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पे अपने फर्स्ट वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। बुक में ऐसा पॉइंट दिया है, मतलब एज अ नंबर दिया है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, बट इसको ना थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल्स, ठीक है। नो डाउट जो कॉटन की इंडस्ट्री थी, जो कॉटन इंडस्ट्री थी, वो एक लीडिंग सेक्टर हुआ करती थी इन द फर्स्ट फेज़ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब 1840 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला प्रोसेस हुआ था, तो उस टाइम पे कोई डाउट नहीं है कि जो कॉटन था, ठीक है, जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो डोमिनेट कर रही थी। बट उससे पहले भी कोई एक इंडस्ट्री थी जो डोमिनेट कर रही थी, मतलब नॉट उससे पहले, उसके बाद क्या हुआ, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी उसके बाद वो आई। समझो, जो सीक्वेंस है वो समझना। पहले कॉटन इंडस्ट्री जो थी वो डायनामिक सेक्टर हुआ करती थी। जो ये मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज़ में पहले सबसे पहले गिनती किसकी होती थी? कॉटन की। उसके बाद जो ये मेटल्स हैं उनकी, ठीक है। मेटल्स में क्या था? आयरन एंड स्टील वाली जो इंडस्ट्री थी वो थी। अब रेलवेज़ का एक्सपेंशन हुआ इंग्लैंड में 1840 से, और जो कॉलोनीज़, जिन जिन कंट्री को इंग्लैंड ने कॉलोनी बना के रखी थी, हमारे प्यारे देश भारत को भी, तो वहाँ पे जो ये रेलवेज़ का एक्सपेंशन है कब से स्टार्ट हुआ? ऑफ कोर्स अब जब अपना ये लोग एक्सपैंड करेंगे तो उसके बाद ही हमारा एक्सपैंड करेंगे। ऐसा नहीं कि ये लोग अपना आज अपना प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो जिन जिन कंट्रीज़ को इन लोगों ने कॉलोनाइज़ कर रखा है उन कंट्रीज़ को ये भी आज ही वहाँ पे डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। तो 1840s वाला जो टाइम पीरियड था, वहाँ उस टाइम पीरियड में इंग्लैंड में एक्सपेंशन हुआ किसका? रेलवेज़ का। हमारे इंडिया में इन्होंने कब करवाया? 1860 में, वो भी लेट 1860 में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। जो डिमांड थी आयरन और स्टील की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो रेल की जो पटरियाँ होती हैं, आपने अगर देख रखा है तो वहाँ पे जो अगर आपने देख रखा है तो वहाँ पे आयरन एंड स्टील वगैरह का यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखना एक बारी। 1873 वाला जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में जो ब्रिटेन था वो एक्सपोर्ट कर रहा था आयरन एंड स्टील को। उसका जो वर्थ था अबाउट 77 मिलियन था। कम से कम जितना पहले कॉटन एक्सपोर्ट होता था उससे दो गुना ये जो रेट था इसका, नॉट रेट, इसके उससे दो गुना ये यहाँ पे स्टील और आयरन को एक्सपोर्ट करने लगा। लाइक मैंने अभी कॉटन का आपको डेटा बताया था, 22 मिलियन पाउंड ये वहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करा करता था। 1787 की मैं बात कर रही हूँ, बट अभी यहाँ पे बात हो रही है 1873 की। तो ऑफकोर्स जितना पहले कॉटन का एक्सपोर्ट नहीं था ना, उतना अभी आयरन और स्टील का एक्सपोर्ट हो गया था इस टाइम पीरियड में। क्यों? क्योंकि इनको ऑफ कोर्स कॉटन का भी होता था, बट ज़्यादा हो गया था ये आयरन और स्टील का, जस्ट बिकॉज इनको जो रेलवेज़ है वहाँ पे इनको कॉटन एंड स्टील, सॉरी, आयरन एंड स्टील की इनको ज़रूरत पड़ती थी। जो रेलवे लाइन्स हैं, जो रेलवेज़ की पटरियाँ वगैरह होती हैं, मैंने आपको आई थिंक क्लास 9 में बता रखा है कि जो लकड़ियाँ वहाँ पे बिछाई जाती हैं उसके लिए टिम्बर, ओक ट्रीज़, इन सब का इन लोगों ने डिफॉरेस्टेशन करवाया। तो अगर आपने वो वाला भी चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसको भी पढ़ लेना एक बारी, उसके बाद यहाँ से कुछ कनेक्ट कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट।
दूसरा पॉइंट है हमारा टेक्सटाइल वॉज अ डायनामिक सेक्टर। अभी ना दूसरे वाले पॉइंट को देखते हैं। देखो, जो नई नई इंडस्ट्रीज़ जो बन रही थी, लाइक कॉटन मिल वगैरह क्रिएट हुआ रिचर्ड आर्कराइट के थ्रू, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि अभी नई इंडस्ट्रीज़ क्रिएट हो रही हैं तो पुरानी वाली का कुछ होगा ही नहीं। नहीं, हर जगह पे ये होता है कि जो नई नई इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो आगे डेवलप करती हैं, पुराने वाले को पीछे छोड़ देती हैं। यहाँ पे उल्टा हुआ सीन। यहाँ पे क्या हुआ, जो नई इंडस्ट्री थी ना वो कभी भी ट्रेडिशनल को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाई, कभी भी उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाई। अगर मैं वर्ड सही यूज़ करूँ तो डिस्प्लेस यहाँ पे वर्ड यूज़ करना सही है। जो नई इंडस्ट्रीज़ थी वो कभी भी जो ट्रेडिशनल वाली इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाई थी। इवन आप देखोगे एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी लेस दैन 20% जो टोटल वर्क फोर्स थी वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इंगेज थी। लाइक जहाँ पे मिल्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो गए, जहाँ पे फैक्ट्रीज अच्छी खासी डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे लेस दैन 20% लोग वहाँ पे काम करते थे। अभी भी इंग्लैंड का 80% से ज़्यादा जो तबका था वो एक लार्ज पोर्शन ऑफ जो लोग आप कह सकते हो वो फैक्ट्रीज़ में नहीं बल्कि वो गांव में ही जो वो डोमेस्टिक यूनिट्स हुआ करती थी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गांव में ही ये लोग अपना जो भी काम था वो करा करते थे। जस्ट बिकॉज इसके पीछे रीज़न है भाई, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो सारी की सारी चीज़ें। और दूसरी रीज़न ये कि उनको टाउन में जाना अलाउड नहीं था, ठीक है। बिकॉज टाउन के जो ये ट्रेडर्स थे उसको जितने भी टाउन के ट्रेड थे उसको इन लोगों ने मोनोपोलाइज करके रखा था। अगेन थर्ड वाली देखेंगे, जो ये टेक्नोलॉजिकल है वो चेंजेस बहुत धीरे हुए, बट उससे पहले एक और पॉइंट आई थिंक यहाँ पे मिस आउट हो गया है, आप एक बार चेक कर लेना, बट कोई बात नहीं, सुन लो एक बारी। जो ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे भी थोड़े बहुत चेंजेस होने की शुरुआत हो रखी थी, बट यहाँ पे कुछ नई नई चीज़ों का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। अभी जैसे मैंने कॉटन मिल वगैरह की बात करी तो यहाँ पे नए नए मेटल इंडस्ट्रीज़ वगैरह बने, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, और उसके बाद जो छोटे छोटे इनोवेशंस हुए अपने अपने ग्रोथ के बेसिस पे, ठीक है। बहुत सारे से नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स ऐसे थे जहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस हुए, मतलब होता ना कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो इतने में जो भी हमको खरीदना मैं खरीद लेती हूँ। तो वही वाला सीन वहाँ पे भी था कि जितनी उनकी ग्रोथ थी उन्होंने अपनी ग्रोथ के हिसाब से जो ये नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स थे, लाइक जो क्राफ्ट पर्सन्स वगैरह हुआ करते थे, वो उन्होंने अपनी ग्रोथ वगैरह स्टार्ट करी छोटे छोटे इनोवेशंस करके, मतलब जिस हिसाब से उनकी हैसियत थी उस हिसाब से। अब ये जो नॉन मैकेनाइज सेक्टर में कौन कौन आएगा, फूड प्रोसेसिंग वाले आएंगे, बिल्डिंग्स, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग वाले जो लोग होते हैं वो, प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स जो करते हैं वो, ठीक है। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ईटी पॉल, ईएल पॉल, आई डोंट नो क्या नाम था उनका, ईटी पॉल ही नाम था, आई थिंक सो। तो ईटी पॉल जी जो थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने उसमें लिखा रैपिड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ या फिर टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। क्या ऐसा हुआ था? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। हुआ था, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ भी नहीं हुआ था, चेंजेस हुए थे बट बहुत ही ज़्यादा स्लोली हुए थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि कल को ये लोगों ने उठे और इनको नए नए फैक्ट्रीज़ वहाँ पे डेवलप्ड फैक्ट्रीज़ मिल गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत स्लो प्रोसेस था इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला। जो नई टेक्नोलॉजी थी वो एक्सपेंसिव हुआ करती थी। जो मर्चेंट थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो वो डरते भी थे, डरते इन द सेंस कि इतनी ज़्यादा वो महंगी हुआ करती थी कि उनको यूज़ करने में भी डर लगता था कि अगर ये ख़राब हो गई तो क्या होगा, ठीक है। डरते इन द सेंस कि वो लोग प्रिकॉशंस, जो ये मेजर्स वगैरह होते हैं, जो प्रिकॉशंस होते हैं, बोल लेते थे कि चलो ठीक है, इसको ऐसे नहीं ऐसे यूज़ करेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा। तो उसको डर ही तो बोलेंगे, तुम डर रहे हो इसको यूज़ करने से जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास इससे अधिक पैसे नहीं है कि तुम इसके, अगर ये ख़राब हो गई तो तुम इसके बाद कुछ कर पाओ, और अगर है भी तो लॉस हो जाएगा अदर सेक्टर्स जो है उसमें, ठीक है। जो मशीन्स थे कभी कभी ख़राब भी हो जाया करते थे, उनको रिपेयर करवाना भी जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता था, ठीक है। जब उनको रिपेयर करवाना होता था, मतलब मान लो एक मशीन है वो ख़राब हो गई, उसको इनने रिपेयर करवाया, तो जैसे वो मशीन पहले नहीं आई थी, जैसे वो अफेक्टिव तरीके से वैसे वर्क करती थी, अब वो उतने अफेक्टिव तरीके से वर्क नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि जो उनका इन्वेंटर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो पहले ही बता दिया करता था कि नहीं, अगर ये मशीन ख़राब हो गई, अगर ये मशीन टूट गई तो उसके बाद ना ये वैसे काम नहीं करेगी जैसे आपने सोचा। अगर आप इसको रिपेयर भी करवा लोगे तभी भी ये वैसे काम नहीं करेगी, ओके। आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना चाहिए क्योंकि हो गया टाइम, आई थिंक 20 मिनट्स हो गए, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ में। आई होप आपको ये 4 पॉइंट समझ में आए हैं। एक तो ये जो दोनों पॉइंट ये था, ठीक है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एंड थर्ड वाला ये पॉइंट है। उससे पहले भी मैंने आपको बताया कुछ ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज़ थी उसके बारे में, ठीक है, लाइक हाउ वो स्मॉल इनोवेशंस कैसे हुए, ठीक है, अपने ग्रोथ के बेसिस पे वो कैसे करा करते थे। तो ये जो नॉन मैकेनाइज सेक्टर है, तो ये आई थिंक आपको ये 4 पॉइंट याद रहेंगे। और अलग अलग इन्वेंशंस हुए थे,
जिसमें हम बात करेंगे कल स्टीम इंजन के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, कुछ भी ईज़ी नहीं हुआ करता था, उसको रिपेयर करवाना बहुत ही मुश्किल था, रिपेयर करने के बाद भी वो ठीक से काम नहीं करता था। एंड कुछ मशीन्स तो ऐसे भी थे जो अगर आपने इन्वेंट कर दिया तो उसको ख़रीदने के लिए कोई बायर्स ही नहीं आ रहे हैं, आपको ख़रीदने के लिए ख़रीदार ही नहीं मिल रहे हैं, तो आप उनको कहाँ पे सेल करोगे? किसी और को आप उसको जाके फेंक तो नहीं दोगे, आपको ऑब्वियस सी बात है सेल करना पड़ेगा। और अगर आप एक मशीन बना रहे हो तो आप एक मशीन नहीं बनाओगे, आप उसको मेजर स्केल पर बनाओगे, आपको वो सेल करना है, आपके पास बायर्स नहीं है। तो इसका एक एग्जाम्पल है स्टीम इंजन। या स्टीम इंजन के बारे में हम कल वाले वीडियो में बात करेंगे। और इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। गिव अ बिट, ओके। सो इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर वॉट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लेना, बेनिफिट आपका ही होगा, ट्रस्ट मी। यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बने हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना बड़े सारे से, और अच्छे बुरे जो भी लगे कमेंट कर देना। और यहाँ पे कोई ग्रुप्स वगैरह नहीं बनी है, सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड होती है। एंड आप सर को व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल पे भी उनके मैसेज कर सकते हो, सर को मेल भी कर सकते हो, जहाँ पे भी अच्छा लगे आपको, सूटेबल लगे आप वहाँ पे कर दो। बट आई प्रेफर कि आप सर को व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।